In any democracy, there is a separation of power. And under the separation of power, there are three different organs of the state: legislature, executive, and judiciary. This separation of power is very much required because you know that power corrupts, but absolute power corrupts absolutely. If you give all the power to one particular organ of the state, then you can never ensure the protection of rights of the people and ensure a governance which is human centric. When we talk about India, then out of all these three organs, the most respected organ, the most trustworthy organ out of all the three organ has always been judiciary. लोगों का जो भरोसा जुडिशरी के ऊपर है वो बहुत ज्यादा है. लोगों को जो होप है जुडिशरी से वो बहुत ज्यादा है. इसीलिए इफ एनी पीपल इज ऑप्रेस्ड, थक हार के वो जुडिशरी के चौखट पर पहुंचता है और जस्टिस की आशा करता है, चाहे वो एक गरीब हो या चाहे वो अमीर हो, चाहे एक मेल हो चाहे या वुमेन हो. जुडिशरी डोर इज ओपन टू एवरीवन. बट सवाल आता है कि क्या जुडिशरी, जो कि एक बहुत स्टेटस कोइस्ट संस्था है, रिफॉर्म बहुत ही कम है. बिकॉज जब भी हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंस की बात करती है. जब सरकार एनजेएसी लाती है तो सरकार एनजेएसी लाती है तो जो जुडिशरी है वो अपने इंडिपेंडेंस की बात करती है. जब सरकार ये कहती है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में हमारा भी रोल होना चाहिए, तो जुडिशरी कहती है कि नहीं नहीं, इससे हमारा इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगा. जुडिशरी कहती है वुमेन के डिग्निटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन खुद ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट के केस चले हैं. तो आखिरकार सवाल आता है कि क्या इंडिया की जुडिशरी एक इनफॉलिबल संस्था है, परफेक्ट संस्था है, किसी भी तरीके के रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? और अगर रिफॉर्म की जरूरत है तो वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे हैं? इन सवालों को बहुत जरूरी है पूछना, बिकॉज अगर आप नहीं पूछोगे देन जुडिशरी विल नेवर एवर रिफॉर्म. और आज इस रिफॉर्म की जरूरत ज्यादा फील हो रही है जिस तरीके से कर्नाटका हाईकोर्ट जज का ये पूरा कंट्रोवर्सी फिगर आउट हुआ है. तो आज के सेशन में हमारा कर्नाटका हाईकोर्ट जज का जो कंट्रोवर्सी है उसको समझना है, बल्कि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार जुडिशरी के सामने ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में जुडिशरी एंड द जजेस हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. सो आई वेलकम यू ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. आगे बढ़ने के पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां पे हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं. न्यू दिल्ली के करोल बाग ब्रांच में हमारे इंग्लिश ऑफलाइन बैचेस 27 सितंबर, मुखर्जी नगर ब्रांच में हमारे हिंदी मीडियम के ऑफलाइन बैचेस 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं. प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे बैचेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में ऑफलाइन में इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं. इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है. साथ ही साथ आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्ट भी कर सकते हैं. इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे इस अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे. अब पहले समझते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट का ये पूरा मैटर क्या है. कर्नाटका हाईकोर्ट के जो जज हैं जस्टिस वी श्रीशानंदन, इनका 2 कमेंट आया. एक हियरिंग चल रहा था, उस हियरिंग के दौरान इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और 2 स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस ऐसे थे जिससे ये पूरा कंट्रोवर्सी इंटरप्ट किया. पहला ऑब्जर्वेशन जो जस्टिस वी श्रीशानंदन ने दिया वो एक ट्रैफिक इशू के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से ट्रैफिक कंजेशन होता है. उसी के दौरान उन्होंने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया जहां पे उन्होंने बैंगलोर के एक स्पेसिफिक एरिया को जहां पे मैक्सिमम मुस्लिम्स लोग रहते हैं उसको इन्होंने पाकिस्तान कह दिया. तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी तो बनना ही था और बना भी. दूसरा स्टेटमेंट और ज्यादा कंट्रोवर्सी बना जब एक हियरिंग चल रहा था. आप इस हियरिंग को देख सकते हो जो एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट किया है. उसमें एक तरफ मेल लॉयर थे और दूसरी तरफ लेडी लॉयर थी. मेल लॉयर से कुछ सवाल पूछा गया
जज वी श्रीशानंदन के द्वारा। तो मेल लॉयर रिप्लाई करने ही वाले थे कि लेडी लॉयर ने रिप्लाई कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ मेल लॉयर। उसी में जो जज हैं उन्होंने कहा, वेट अम्मा, व्हाई आर यू टेलिंग, यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम, टुमारो मॉर्निंग यू विल टेल विच कलर अंडरगारमेंट ही वियर्स। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट विच डिड नॉट वेंट गुड। बहुत सेक्सिस्ट रिमार्क्स कहा गया और वुमेन एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी के द्वारा खूब प्रोटेस्ट किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट के बाद, पाकिस्तान और अंडरगारमेंट स्टेटमेंट के बाद, कर्नाटका हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ खूब ट्वीट, सोशल मीडिया पे ट्रॉलिंग और बहुत सारी चीजें चली। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जज इंडिया में इस तरीके के कैजुअल कमेंट्स को नहीं देना चाहिए जो मिसोगनिस्टिक हो, वुमेन के डिग्निटी को वायलेट करता हो और प्रिजुडिकल टू एनी कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के फीलिंग्स को हर्ट पहुंचाता। क्योंकि जब आप कह रहे हो कोई मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान है, विच मीन्स मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान है, और जब आप कह रहे हो कि एक लेडी लॉयर को कि व्हाट इज द अंडरगारमेंट विच ही योर क्लाइंट इज वियरिंग, दैट्स अगेन अ मिसोगनिस्टिक स्टेटमेंट। सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जजेस को इस तरीके के कैजुअल कमेंट्स नहीं देने चाहिए, खासकर आजकल सोशल मीडिया के दौर पे जब एक स्टेटमेंट कितना ज्यादा आपका वायरल हो सकता है। तो फाइनली फिर जज जो थे कर्नाटका हाईकोर्ट के, उनकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आया। जज ने कहा कि ये जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, ये इसको कोट किया गया आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में। मैं किसी और संदर्भ में इन चीजों को कह रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में चलाया गया। जज ने कहा कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस मैंने कहा ये सारे अनइंटेंशनल थे, मेरा कोई मकसद नहीं था किसी के फीलिंग्स को हर्ट पहुंचाना। और इनफैक्ट जज ने एक कदम और आगे जाकर एक टेंडर भी किया अपॉलॉजी को। ही सेड अ काइंड ऑफ अ सॉरी कि अगर किसी भी सेक्शन या इंडिविजुअल को उनके स्टेटमेंट से हर्ट पहुंचा है, देन आई एम रेडी टू से सॉरी टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और द सेक्शन। उसके बाद से ये मैटर काफी ठंडा हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसे जितने भी क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो सारे क्लिप्स को अब बैन कर देना चाहिए। और इनफैक्ट जब जज ने अपॉलॉजी टेंडर किया है तो अब इसको और ज्यादा सेंसिटाइज हमें और सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। बट क्या ये एक इकलौता स्टेटमेंट है जो जुडिशरी की तरफ से आया इस तरीके का? नहीं। दैट इज वाई दिस इज अ थिंग विच वी शुड पॉन्डर। ये चीज जजेस में रिफॉर्म, जस्टिस में रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप देखिए 2 साल पहले क्या हुआ, मद्रास हाईकोर्ट में इसी तरीके का कोई केस चल रहा था, तो मद्रास हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने क्या कहा आप देखिए। एक तरफ एक मेल था, एक दूसरी तरफ फीमेल थी। इस फीमेल ने इस मेल के ऊपर रेप एक्यूजिशन लगाया था। अब जब ये केस जजेस के सामने चल रहा था तो मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अगर ये जो मेल पर्सन है जिसके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, अगर ये बेल चाहता है तो ये कोर्ट आए, कोर्ट आकर इस फीमेल विक्टिम से राखी बंधवाए। मतलब बेल के लिए आपको राखी बंधवाना पड़ेगा किससे? जिसने आपके ऊपर रेप का चार्जेस लगाया है। दिस शोज हाउ मच इनसेंसिटिव वी आर टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय वुमेन। So that's why whatever the statements has been coming out from the Karnataka High Court judge, that is not a one statement. There are numerous examples of so many judgments, observations which has come from the Supreme Court, High Court and the lower court, which are misogynistic, which disrespects the modesty of women. And hence we need to ask questions to the judiciary that whether are you infallible? क्या आप परफेक्ट हो? क्या आप एरर नहीं कर सकते हो? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है जो बताता है कि जुडिशरी में सब कुछ बढ़िया नहीं है। अगर आप रीसेंट देखोगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर करप्शन का चार्ज, पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस चला, और केस को इन्वेस्टिगेट कौन किया? खुद उनके जजेस। और रिटायरमेंट के बाद इनको इनफैक्ट चीफ जस्टिस, रिटायरमेंट के बाद इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा भी बनाया गया। रिसेंटली एक और बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हुआ जब आपके कर्नाटका हाईकोर्ट के एक पुराने जज जिन्होंने कहा था कि हिजाब स्कूल में पहनना जरूरी नहीं है, वो सेम जज विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक और कंट्रोवर्सी मिला जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे पहुंच गए लॉर्ड गणेश की पूजा के लिए, तो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर उंगली उठाई, जुडिशियल बायसनेस के ऊपर उंगली उठी। जुडिशियल पेंडेंसी आपको पता है कितना बड़ी समस्या है। 5 करोड़ केसेस आज पेंडिंग है जजेस के सामने। कितने सारे केसेस सर रहे हैं 5-5 साल, 10-10 साल तक।
कोर्ट के वेकेशंस, जजेस का समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है। सो ये बताता है कि ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं। सो व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल करप्शन, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट पॉलिटिकल डिफेक्शंस, व्हेन वी आस्क अबाउट रोल ऑफ रिलीजन एंड caste in the Indian politics, the same way we need to ask also to the question to the judiciary, because judiciary also needs to answer that why these kind of things are happening and what judiciary is doing. Because judges जो है वो हमेशा जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में तो बात करते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी के बारे में कौन बात करेगा? Because they both are two sides of the same coin. Hence, when you ask independence, first you need to be accountable. और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जुडिशरी से कोई खराब इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस का तो हर एक 5 साल के बाद अकाउंटेबिलिटी होता है, जजेस की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ये कैसे पता चलता है कि जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम इंपीचमेंट कहते हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड है कि आज तक कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज को इंपीच नहीं किया गया है। अपॉइंटमेंट, आपको पता है कि कोलिजियम कोलिजियम तो बहुत अच्छी चीज है, आनी भी चाहिए थी। जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव का दबाव था जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी को रिफॉर्म करना जरूरत था। बट कोलिजियम आया कब? 1990 के समय। क्या 25-30 साल में कोलिजियम को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज कोलिजियम में फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, रीजनलिज्म जैसे कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं। लेकिन कोई रिफॉर्म जुडिशरी क्यों नहीं कर रही है? किस चीज का वेट कर रही है? यह सवाल तो उठना ही चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जजेस रिटायर होते हैं तो कोई एनएचआरसी का चेयरपर्सन, कोई अब तो राज्यसभा, कोई गवर्नर, क्या यह बताता नहीं है कि जजेस रिटायरमेंट के समय बायस जजमेंट देंगे? क्यों नहीं जजेस पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेने से मना कर देते हैं? जुडिशियल आर्बिट्रेरीनेस, ये एक नई प्रॉब्लम आ रही है। जुडिशरी जिसकी इमेज ये होनी चाहिए कि आप अगर जस्टिस के डोर अगर जजेस के पास जस्टिस के लिए जाओगे तो आपको प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या होगा। बट आज 2 जज का बेंच कुछ और कहता है, 5 जज का बेंच कुछ और कहता है, ये हाई कोर्ट कुछ और कहता है, वो हाई कोर्ट कुछ और कहता है। कंप्लीट आर्बिट्रेरीनेस है, आपको पता ही नहीं कि जस्टिस किससे, क्या से, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीटली ओपेक प्रोसेस है। बेस्ट एग्जांपल कोलिजियम में जजेस जज को सेलेक्ट कर रहे हैं, बट आप बताइए जजेस जब जज को सेलेक्ट करते हैं तो किस पैरामीटर पे सेलेक्ट करते हैं? क्या आप मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? क्या आप सीनियरिटी के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? क्या आप क्वालिटी ऑफ जजमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? क्या आप एजुकेशन के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? या आप सारी चीजों के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? लेकिन क्यों नहीं आज पब्लिक को यह पता है कि कोलिजियम किस फॉर्मूला के हिसाब से, किस पैरामीटर के हिसाब से यह सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। और एक और प्रॉब्लम है कि आज इंडिया का जो एक लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, वो अभी भी जुडिशरी से बहुत डरता है, क्योंकि सारे लॉ कॉलोनियल हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, इंग्लिश में बात करना है आपको सुप्रीम कोर्ट में, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, योर लॉर्डशिप। तो ये सारा कुछ एक कॉलोनियल लेगेसी है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका इंडिया का ऐसा है जो अभी भी जस्टिस और ये पूरे प्रोसेस से बहुत डरता है। तो इसलिए हमें जुडिशरी को इंडियन स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, सो दैट इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द इंडियन पीपल। तो इसलिए आज जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कर्नाटका हाईकोर्ट के जज का एक जो कंट्रोवर्सी हुआ, ये बहुत छोटा सा इशू है। इट डजंट नीड टू बी गिवन मच मोर वेटेज, बट व्हाट वी नीड टू आस्क जुडिशरी इज दैट कि आप रिफॉर्म कब करेंगे, एंड व्हेन विल यू रिफॉर्म, हाउ विल यू रिफॉर्म, and in what manner you will be reformed. Because if you do not reform and if you get so much power, because आपको पता है आज जुडिशरी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, इंडिया की जुडिशरी। So power corrupts, but absolute power corrupts absolutely. Hence judiciary needs to introspect, judges needs to look at their own legacy before questioning the other organs of the state. So what are your views? Please tell me in the comment box. See you again in the next video. Till then, goodbye, take care, and best wishes.